साथ जो हमारे मेहमान स्पीकर हैं ज्ञान प्रकाश राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके वेलकम एड्रेस के लिए हमारे साथ बिहार राज्य एनआईसी के सूचना विज्ञान अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा सर हमारे साथ में स्वच्छता पखवाड़ा कमेटी के चेयरमैन संजय कुमार सर वरिष्ठ निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी हमारे साथ में हैं। और बिहार राज्य सूचना विज्ञान का यहाँ के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और जिले में जितने हमारे राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी हैं वो हमारे साथ इस वार्ता के लिए जुड़े हुए हैं। हम निवेदन करेंगे राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा सर से कि को स्वागत भाषण के साथ में वक्ता का जो राय साहब नमस्कार। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। एनआईसी बिहार नमस्कार। एनआईसी बिहार आपका गेस्ट स्पीकर के रूप में स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि एनआईसी एक राष्ट्र लेवल की है, नेशनल सेंट्रल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तकरीबन हमारी 1000 ऑफिस से ऊपर ऑफिसेस हैं देश भर में, और बिहार एक उसका एक यूनिट है। बिहार में हमारे जो है तकरीबन 46 ऑफिस हैं, जो कि जो बिहार का जो स्टेट सेंटर है, स्टेट यूनिट है, वो आपकी एनआईसी भवन से संचालित होती है। और उसके बाद 7 एनआईसी यूनिट्स हैं जो कि अलग अलग विभागों के साथ जुड़ी हुई हैं। 38 जिला विज्ञान केंद्र हैं, जिला सूचना विज्ञान केंद्र हैं एनआईसी के, जो कि हमारे जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जो है जिसको कि हेड करते हैं। काम जिस तरीके से पता है एनआईसी का कि केंद्र और राज्य सरकार की जो विभाग हैं, जो संस्थाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, जो स्कीम्स हैं, जो असेट्स हैं, वह उसमें आईसीटी को इंडक्ट करना और सरकारों की उसमें मदद करना, ये हमारा बेसिक उद्देश्य है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का है। अभी जो है 1 से 15 फरवरी तक जो है जो स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है केंद्र सरकार के मार्गदर्शनानुसार, और जिसमें कि आज का 8वां दिन है। अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं वो हर रोज़ की गई हैं। इससे पहले जो हमारे जो गेस्ट स्पीचेस अब तक हुई हैं वो रही हैं स्वच्छता के ऊपर, जिसको भौतिक स्वच्छता बोलेंगे, जिसमें कि जो है ऑफिस की, कार्यालय के आसपास एरियाज की, और कम्युनिटी में किस तरीके से स्वच्छता का उद्देश्य जो है वो बढ़ चढ़ के बताया जा सकता है। उसके बाद एक स्पिरिचुअल लेक्चर भी हुआ गेस्ट स्पीकर के द्वारा, जो कि जिसको हम बोल सकते हैं कि मानसिक एज ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम क्योंकि साइबर से रिलेटेड है इसलिए एक व्याख्यान जो है हमारे यहाँ साइबर स्वच्छता से रिलेटेड भी हुआ। और उसी सीरीज में आपसे अनुरोध है कि आप जो है वो स्वच्छता को किस प्रकार से एक लीगल फ्रेमवर्क प्राप्त है उसके ऊपर आज आपके साथ व्याख्यान होगा, चर्चा होगी। हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो उसके ऊपर कुछ आपसे जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहे करेंगे। एनआईसी बिहार के ऑफिसर्स के लिए अगर बताएं तो आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं श्री ज्ञान प्रकाश राय साहब, बाई प्रोफेशन ये लीगल एक्सपर्ट हैं, बीएचयू और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्र रहे हैं, और कम्युनिटी सर्विस में काफ़ी योगदान रहा है राय साहब का। और आज जो है वो स्वच्छता को लीगलिटी से
एक्ट से जोड़ के जो है वो इस चीज पे प्रकाश डालेंगे। इसके साथ ही आपसे अनुरोध रहेगा राय साहब कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद सर। स्वच्छता जो कॉन्सेप्ट है वो केवल हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता से हम इसको जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है। इस चर्चा से आने से पहले मैं दो कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहूंगा कि जो लॉ है उसको मैं किस नजरिए से देखता हूं। एक है व्यक्तिगत इंटरेस्ट या इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, और एक है सोसाइटी का इंटरेस्ट। तो जो लॉ का काम है वो है बैलेंस बनाना। जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है एक इंडिविजुअल का और एक सोसाइटी का, उनमें जो है तालमेल बैठाना ही लॉ का मेन ऑब्जेक्ट है और काम है। तो जब स्वच्छता की तरफ देखते हैं तो वो कन्फ्लिक्ट यहाँ नजर आता है हमें बहुत ही करीने से। जैसे एक व्यक्ति है, क्या वह अपने व्यक्तिगत जीवन में केवल स्वच्छ रहे तो उसका काम चल सकता है? नहीं। क्योंकि जब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है वो पूरा अपनी सारी सफाइयां सारी स्वच्छता का ध्यान रखता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो वातावरण प्रदूषित है। जो बाहर वो खाना खाता है वो प्रदूषित है, क्योंकि हमें पता नहीं हम आजकल क्या खा रहे हैं, उसमें क्या मिलावट है। तो ये जो स्वच्छता का जो कॉन्सेप्ट है एक इंडिविजुअल व्यक्ति या व्यक्तिगत तौर पे ही केवल हम इसको रोक कर अगर रखें तो जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। हमारे सामने जितनी चुनौतियां हैं आज, वैश्विक चुनौतियां हो या व्यक्तिगत या राज्य के स्तर की चुनौतियां हैं, ये जब तक हम इसको सोशल इंटरेस्ट की तरफ नहीं देखेंगे तब तक हम इनका किसी का समाधान नहीं कर सकते। तो हम ये देखते हैं कि जो जब संविधान में बात की गई तो संविधान में एक आर्टिकल है 21, वो केवल इतना कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कोई भी व्यक्ति उसको एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य तरीके से उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के उससे अलग नहीं किया जा सकता। इतने एक सेंटेंस को हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतने जजमेंट में उसको इतने इसको आजकल कहा था बंडल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का बंडल एक लाइन में है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट को आप लिमिटेड नहीं कर सकते। दैहिक स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि केवल किसी तरह जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार का मतलब है गरिमामय तरीके से जीवन जीने का अधिकार। तो इस गरिमामय जीवन जीने के अधिकार में समाहित है कि हम जो है एक स्वस्थ जीवन जिए, और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हमारे आसपास स्वच्छता हो। अगर आसपास स्वच्छता नहीं है, अगर हम आपको बता दें, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पूरे विश्व में 86% जो बीमारियां होती हैं वो प्रदूषित जल के कारण होती हैं। जल में कुछ ना कुछ बुराइयां, अशुद्धियां। प्रदूषण का तात्पर्य क्या है? प्रदूषण का तात्पर्य है कि किसी भी पदार्थ के वास्तविक संरचना में वह बदलाव जो मानव एवं उससे संबंधित जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है वो प्रदूषण कहलाता है। तो जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां जो है वो 86% है। आपको विश्वास नहीं होगा यह जानकर कि हमारे देश में 80% लोगों को शुद्ध जल नहीं उपलब्ध है। 80% लोग जो हैं वो अशुद्ध जल पीने के लिए अभिशप्त हैं। और वायु प्रदूषण की बात ही कुछ और है। वायु प्रदूषण इस कोरोना के दौरान हमने देखा कि जिनके भी लंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग तो हमारे बीच रहे भी नहीं, और इसका डायरेक्ट संबंध था वायु प्रदूषण से। तो लीगल फ्रेमवर्क जो है वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि हमें अधिकार है एक स्वच्छ वातावरण में जीने का। हमारा राइट है, यदि यह एक फंडामेंटल राइट है कि हमारा वातावरण जो है वह स्वच्छ और प्रदूषण रहित हो, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रदूषण से मुक्त हो। जो आर्टिकल 48 कहता है कि द स्टेट शैल इंडोवर थोड़ा सा लाइट चली गई थोड़ी सी, 1 मिनट के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कोई नहीं। आर्टिकल 48 कहता है कि द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 51A जी कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट
It states it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forest, lakes, rivers, and wildlife, and to have compensation for living creatures. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि हम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए स्वच्छता को बढ़ावा दें। और इससे संबंधित जो प्रोटेक्शन, जैसे अभी विकास भाई ने, जब हम इससे पहले चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कोई अगर गंदगी फैलाता है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है पब्लिक डोमेन में, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं कि इसके लिए इंडियन पिनल कोड के प्रावधान जो है उपलब्ध हैं, जो बताते हैं कि उनको पनिश किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं न्यूसेंस, एक सेक्शन है 268 कहता है कि पब्लिक प्लेस में कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस करता है, न्यूसेंस में बहुत सी चीजें इंक्लूडेड है, जैसे causes any common injury, danger or annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के कार्य से जो पब्लिक डोमेन में है कोई भी क्षति होता है, किसी को अनॉयंस होता है, तो लेकिन यह क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत होगा तो आप एक अलग डोमेन में जाएंगे, लेकिन अगर पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों को इस तरह से नुकसान होता है, और 268 में पनिशेबल बनाया गया है। इसी तरह जो दूसरे एक्ट हैं वो है सेक्शन 278 कहता है कि एनी पर्सन हु पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ पीपल इज पनिशेबल विद ए फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 500 रुपीज। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो इंडियन पिनल कोड है काफी पुराना है, 1860 का है, तो इसमें जो पनिशमेंट है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि बहुत इसीलिए नए जो भारतीय दंड संहिता जो की बात हो रही है वो अब आ रहे हैं और इंप्लीमेंट अभी नहीं हुए हैं। लेकिन ये जो पुराने 1860 में एक कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है तो उसके लिए उसको पनिश किया जा सकता है। इसी तरह 290 कहता है कि whoever commits a public nuisance in any case not otherwise published by the code shall be punished with a fine which may extend to 200 rupees। जैसे कोरोना के समय में ऐसे कई सिचुएशंस आए जब एक व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है और वो जानबूझकर उसको स्प्रेड करने के लिए पब्लिक में जाता है, तो 1860 की एक्ट में उसका व्यवस्था था, पनिशमेंट काफी कम है उसकी तुलना में जो इस समय होना चाहिए, लेकिन उसका भी अरेंजमेंट था कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। जब हम कई ऐसे केसेज आए, जैसे एक उस समय चल रहा था कि रेमडेसिविर जो है वो बिकने शुरू हो गए थे ब्लैक में, तो प्रॉब्लम आया कि क्या हम इसको कैसे पनिश कर सकते हैं। तो सलाह दिया गया कि आप क्या करें कि आप इसको सबसे पहले इसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कीजिए। इसेंशियल कमोडिटी आप जब डिक्लेयर करेंगे तभी आप इसको पनिश कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पेनल लायबिलिटी तभी आ सकती है जब पहले से लॉ एग्जिस्ट करता हो। तो स्वच्छता से जुड़े लॉ हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से कहा जाए क्या वो इतने इफेक्टिव हैं आज के दिन में, तो नहीं है। क्योंकि फाइन जो है एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी सजा होती है, लेकिन जिनके पास रिसोर्स है फाइन उनके लिए बहुत इफेक्टिव नहीं है। तो अभी जो इन्वायरमेंट से जुड़े जो चीजें हैं उनके लिए कई एक्ट लाए गए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंट एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन एक्ट है। ये तमाम तरह के एक्ट हैं। आपने देखा कि जैसे गंगा को स्वच्छ करने के लिए बहुत से प्रयास ईमानदारी पूर्वक चल रहे हैं, लेकिन क्या हम सफल हो रहे हैं उन उद्देश्यों में? तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि तमाम प्रयासों के बावजूद हम इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि स्वच्छता अभी भी एक कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है। व्यक्तिगत या पहले जो समाज में बदलाव आते थे उनके 3 पिलर हुआ करते थे, एक है समाज, दूसरा राज्य और तीसरी सिविल सोसाइटी। आज जो बदलाव है मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ये मानते हैं कि स्टेट का ही काम है, जितने बदलाव होंगे वो स्टेट का ही काम है और इसमें इंडिविजुअल का कोई रोल ही नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को बदलना होगा, इंडिविजुअल को समझना होगा, इंडिविजुअल को समझाना होगा, सोसाइटी को आगे आना होगा और समझना होगा कि नहीं ये केवल सरकार का काम नहीं है, इस स्वच्छता से हम सब प्रभावित हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूं और रियल स्टोरी है। क्या हुआ कि जैसे स्वच्छता में जब
कमाल की बात होती है जब हम मान लीजिए गंदगी की बात करते हैं, तो गंदगी के कई नए कॉन्सेप्ट हैं जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या किया कि कुछ मशीनें बेची कबाड़ियों को। जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में प्रोसेस होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट या जो चीजें पुरानी हो जाती है उनको वीड आउट किया जाता है। तो वीडिंग आउट का एक प्रोसेस फॉलो किया गया और कुछ सामानें बेची गई कबाड़ियों को। यहाँ दिल्ली में एक मायापुरी कबाड़ियों का बहुत बड़ा मार्केट है, वहां सामान गया और 1 महीने बाद करीब 100 लोग मर गए। तो इसकी जांच बैठाई गई तो पता चला कि वो जो सामान जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने जो बेचा था वो रेडियो एक्टिव थे, और रेडियो एक्टिव होने के कारण वो, और इनको पता नहीं था वीडिंग आउट प्रोसेस, जो चेयरमैन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, क्योंकि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और उसके कारण 100 लोगों की मौत हो गई। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप अगर जहां भी हैं, आप किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जैविक कूड़ा है या कौन सा कूड़ा है और कहां जाएगा और इसको कहां जाना चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इस समय मेडिकल वेस्ट जो है, बायो वेस्ट, उनको उनके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए लॉ है कि अगर कोई मेडिकल जैसे हॉस्पिटल है या कोई नर्सिंग होम है, वो अपने बायो वेस्ट जो है, बायो मेडिकल वेस्ट को अगर सही से मैनेज नहीं करता है तो उसके लिए पेनल लायबिलिटी है। इसके लिए अभी इस समय भारत में ये एक नया कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए जो कंपनियां भारत में आई हैं, उनके शेयर्स काफी ऊंचे दाम पे बिक रहे हैं, क्योंकि ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है और इसका पनिशमेंट काफी ज्यादा है। और चूंकि पनिशमेंट किनके लिए, वो जो काफी पैसे वाले लोग हैं, तो ये बहुत डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कि आपका पनिशमेंट एक्ट के प्रोपोर्शनेट है कि नहीं। तो एक तरफ हम जब देखते हैं कि पनिशमेंट आपके एक्ट के प्रोपोर्शनेट है, तो वो जल्दी ही लोग ध्यान देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि चंडीगढ़ एक भारत का ही एक शहर है। चंडीगढ़ में, और साथ में आप इंदौर की भी चर्चा कर सकते हैं, चंडीगढ़ और इंदौर भारत में होते हुए भी कल्चरली वो डिफरेंट हैं। चंडीगढ़ में कोई भी व्यक्ति यातायात के नियमों का उल्लंघन जल्दी नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो पनिश किया जाएगा। ऐसे ही इंदौर जो भारत में कई सालों से नंबर 1 पे आ रहा है, उसके यहां भी ये देखने को मिलता है कि लोग जो इंडिविजुअल भी सफाई में योगदान दे रहे हैं सरकारी एजेंसियों के साथ साथ। तो इस तरह की जो उदाहरण है कि हम लोगों को जागरूक करें और अवेयर करें, वो ज्यादा यूजफुल है, बशर्ते कि लीगल इंपोजिशन करके हम करें। वो जैसे लॉ बनाने के भी जो प्रोसेस हैं, उसमें देखने को मिलता है कि कई बार की जो लॉ बनाने वाले लोग हैं वो 2 तरह से सोचते हैं। एक तो पनिशमेंट थ्योरी कि ज्यादा पनिश करेंगे तो लोग डरेंगे, और एक तरफ है कि अवेयरनेस थ्योरी कि हम सोसाइटी के थ्रू लॉ लाएं। तो मेरा जो अपना मानना है कि जो लॉ जो है वो सोसाइटी के थ्रू आते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और वो ज्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे आप पनिशमेंट है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट का आपने नाम सुना होगा। इस पे मेरे पास एक घटना थी, यहाँ पुरानी दिल्ली की घटना है। एक फैमिली में 6 लोग थे, वो 6 लोगों को कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो मेडिकल बोर्ड बैठाई गई, क्योंकि जब एक ही फैमिली के सारे लोगों को जब कैंसर हुआ तो मेडिकल बोर्ड एक जांच के लिए बैठाई गई, इसका कारण क्या है। पानी या आसपास की चीजों को काफी, उस समय जो सरकार ने इसको काफी ध्यान दिया। तो जांच में पता चला कि जो व्यक्ति उनको दूध सप्लाई करता था, वो दूध केमिकल के बने हुए होते थे। और अगर हम कंपैरिजन करें कि एक व्यक्ति दूध में पानी मिला के बेचता है और एक व्यक्ति जो केमिकल का बना के बेचता है, तो हम मानेंगे कि जो पानी वाला है बहुत अच्छा आदमी है, बहुत भगवान की तरह। तो शहरों में जो समस्याएं हैं, आप देख रहे हैं कि मतलब किसी को किसी चीज का डर ही नहीं है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। जो दाल है, जो खाने का मतलब, और यह एक भारत में एक ऐसा देश है जहां हम शुद्ध घी की बात करते हैं
तो हमें स्पेशल बताना पड़ता है कि ये एकदम शुद्ध ही है और कहीं नहीं है। ये जो है मैक्सिमम जो खासकर दूसरे इवन गरीब देशों में भी यह समस्या नहीं है कि शुद्धता की जो समस्या है जो भारत में है, यहाँ हमें कल्चरली हमने अडॉप्ट कर लिया है कि हमें अशुद्धता हमारा राइट है, हम जो चाहे वो बेचें, जो चाहे करें। और यही आती है कॉन्सेप्ट की इंडिविजुअल और सोशल, जो सोशल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात आती है कि एक आदमी ठेला लगा है, कुछ बेच रहा है, तो उसका इंडिविजुअल राइट है लाइवलीहुड का, लेकिन वो क्या उसका राइट है कि कुछ भी बेचे, वो दूसरों को बीमारियां दे, कैंसर जैसी बीमारियां दे? नहीं, ये लॉ कहता है कि नहीं, आपका आपका जो प्राइवेसी है या जो व्यक्तिगत राइट है वहां तक लिमिटेड है जब तक ये दूसरे को इंट्रूड नहीं करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो स्वच्छता का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जो इसके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि एकदम जो हम विकसित राष्ट्रों की कैटेगरी में या उनके साथ साथ चलें, क्योंकि एक बात और जरूरी है कि हमारे विकास के लिए भी स्वच्छता उतना ही जरूरी है। जैसे अगर हमारे देश में गंदगी है या खाने पीने में समस्या है, वातावरण प्रदूषित है, तो विदेशी पर्यटकों या दूसरे देशों के इन्वेस्टमेंट की भी ये समस्या होती है, वो नहीं आना चाहते। इसके लीगल फ्रेमवर्क भी है, कई ऐसे केसेस देखने को मिले हमें। तो ये भी एक है कि स्वच्छता केवल हमारे हेल्थ के लिए नहीं, हमारे आर्थिक हेल्थ के लिए भी, हमारे देश के आर्थिक हेल्थ के लिए भी उतना ही महत्व। और अगर हम एक स्वच्छ वातावरण बनाते हैं अपने देश में, तो इससे हमारे देश की आर्थिक संरचना ने केवल बाहरी और विदेशी मुद्रा भंडार से, वरन अगर हम स्वस्थ हैं, अगर स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी होगा वो ज्यादा होगा, और साथ ही साथ हमारे हेल्थ बजट में जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी कम होगा। तो सारी परिस्थितियों को देखते हुए अभी जो भारत में जो लॉ है स्वच्छता से संबंधित, उसमें काफी आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। जो लॉ है भी, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फूड एडल्ट्रेशन, इनसे जुड़े हुए जो लॉ हैं, एक तो कुछ तो लॉ ऐसे हैं जिनके में तिथि नहीं है, मतलब इतने कमजोर इंप्लीमेंटेशन में इनका इफेक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट नगण्य है। कुछ लॉ ऐसे जिनमें तिथि बहुत है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की एजेंसीज, जैसे जो भी काम है भारत में, जो भी काम है सारा काम करेगी पुलिस। पुलिस स्टेट होने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि पुलिस के पास इतना दबाव है काम का, या उनका काम करने का तरीका भी कुछ ऐसा है कि जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता। फूड एडल्ट्रेशन के जो केसेस हैं हम देखते हैं, उसमें सारा चेक करने से लेकर उनको दिया हुआ है, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट का एक पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन वही करते हैं, वही पब्लिक ऑर्डर भी मेंटेन करते हैं। तो एक तो उनका जो जांच करने का जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं या साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं है, क्योंकि उसके लिए ट्रेन नहीं है। एक सब इंस्पेक्टर है, वो कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति सब इंस्पेक्टर बन सकता है, उसको पार्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं है कि वो खाद्य पदार्थों के मिश्रण या अडल्ट्रेशन को कैसे चेक करे। तो वो जब काम ही उसको नहीं आता तो कैसे करेगा सही से। तो इस तरह के दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक तो वो है कि जिसमें काफी कठोर लॉ है, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन बहुत ही पुअर है, इतना पुअर कि अगर मैं आपको बताऊं कि 100 में से 80 केसेस में एक रिटर्न होता है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो सैंपल्स लेते हैं, उनका सैंपल लेने का प्रोसीजर उनको पता नहीं है, उनको लैब टेस्टिंग के जो है आपके फेशियल के या लैब टेस्टिंग की जो सुविधाएं वो है ही नहीं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हमारे देश में अभी भी जीरो है। हमारे यहाँ जो भी ट्रायल प्रोसीजर या एविडेंस कलेक्शन का जो मेथड है वो मुंह जबानी ही है। साइंटिफिक कलेक्शन, उनका एनालिसिस अभी बहुत ही पीछे है, और इसके कारण ये जो लॉ है उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं जो कि होना चाहिए, जो कि हमारा उद्देश्य है। क्योंकि केवल लॉ कठोर बनाने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूं कि एक बार मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कैपिटल पनिशमेंट पे, तो उस आर्टिकल को पढ़ के मुझे आश्चर्य हुआ कि 1967 में
इंग्लैंड में जो क्या था कि पब्लिक हैंगिंग की व्यवस्था थी। जो भी पिक पॉकेटर्स थे या जो थीफ थे उनको पब्लिक हैंगिंग दिया जाता था कैपिटल पनिशमेंट में। तो रिसर्च में सामने आया कि जब एक व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट या पब्लिक हैंगिंग दी जा रही होती है, उस भीड़ को देखने के लिए इकट्ठी हुई भीड़ में भी पिक पॉकेटिंग हुआ करता था। इसका मतलब यह है कि केवल आप भय, पनिशमेंट के भय से आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा कि एक जो जनता के अंदर अवेयरनेस है उसको, वो स्वतः स्फूर्त जिसको कहते हैं, उसको समझाना होगा कि आप अगर स्वच्छता में विश्वास नहीं करते, अगर स्वच्छता के नॉर्म्स का पालन आप नहीं करते, तो ये केवल दूसरों, क्योंकि जब तक उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ वो तब तक उतना नहीं समझेगा। तो उसको समझाना पड़ेगा लीगल एटीट्यूड से हटकर एक सोशल एटीट्यूड की, भाई आपको भी नुकसान है, आपको भी बीमारियां होंगी, और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका बगल वाला भी ध्यान नहीं देगा। तो इस तरह से पूरा इन्वायरमेंट अगर पोल्यूटेड है या स्वच्छता के नाम के खिलाफ है तो आप इसको अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो है ये सोशल अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ अभी भी हमारे यहाँ जो है, वो जो नया एक्ट आए हैं मैंने उनको उतना पढ़ा नहीं है क्योंकि अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन पुराने जो लॉ थे उनमें काफी मीगर पनिशमेंट था, और खासकर उनका इम्प्लीमेंटेशन की भी समस्या ये थी कि जो जुडिशरी उनको बहुत ही, जैसे एक कॉन्सेप्ट है पेटी ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंसेस जैसे इन्होंने कहा कि कोई सड़क पर थूक रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं या क्या कर सकते हैं। आप रोक तो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही कोई थूक रहा है तो आप कोई उसके लिए ऑफेंस नहीं है, लेकिन ये पता चले कि उसको टीबी है या कोई ऐसी बीमारी है जो संक्रामक है जो दूसरे को लग सकती है और फिर वो ऐसा करता है तो पनिशेबल ऑफेंस है। तो आपको ये प्रूफ करना होगा कोर्ट में, न केवल कि ये थूक रहा था बल्कि इसके पास ऐसी एक बीमारी थी जो स्प्रेड होने की संभावना थी। तो दो इंग्रेडिएंट्स हो गए लॉ के। जब तक पनिशमेंट के लिए दो दो चीजें आपको समझनी होगी कि पेनल लॉ का जो है तभी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो। जब तक आपके पास स्पेसिफिक लॉ नहीं है आप उसको पनिश नहीं कर सकते। तो पेनल लॉ जो है एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो काफी पुराना है, तो अभी हमारे मॉडर्न रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात यह है कि पेनाल्टी जैसे फाइन और कारावास, जेल और फाइन में फर्क है। एक गरीब आदमी को फाइन देने में उतना ही कष्ट होता है जितना जेल जाने में, लेकिन जिसके पास पैसे हैं तो इसको एक गोल्डन थ्रेड कहा जाता है कि आप जो पनिशमेंट का है वो डिटरेंट भी होना चाहिए, और कुल मिला के आप ये समझिए कि ये जो है मध्यम मार्ग के सिस्टम की बात होती है, क्योंकि आप ज्यादा पनिश भी कर दीजिएगा तब भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि फिर उसको लोग फॉलो नहीं करते, और एकदम ढीला भी छोड़ दीजिए तब भी लोग फॉलो नहीं करते। तो हमें अवेयरनेस के साथ साथ लीगल फ्रेमवर्क में भी बदलाव की काफी जरूरत है। जैसे मैं आपको बता दूं, स्पीटिंग के लिए जो है एक बिल पास हुआ था लेकिन वो लॉ का रूप नहीं बनना। 2016 में एक बिल बनाया गया था कि प्रोहिबिटिंग स्पीटिंग इन द पब्लिक प्लेस, लेकिन वो पता नहीं क्यों वापस लिया सरकार ने, फिर उस पर अभी तक वो एक्ट के रूप में नहीं आई है। जैसे स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस के लिए एक्ट है। तो ये जो स्वच्छता का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम ये देखते हैं कि स्वच्छता को अगर हम स्वतः स्फूर्त करने में के लिए काम करें, मेहनत करें, तो ज्यादा फायदेमंद है, बशर्ते कि केवल लीगल इम्पोजिशन और स्टेट की तरह से पेनाल्टी को करके करे तो करे। और कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जिला से किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
मुझे एक प्रश्न पूछना है सर, नीरज तिवारी। पहले तो आपका इतना इनलाइटनिंग लेक्चर रहा कि चलिए हम लोग भारत के कुछ मतलब एक्ट्स और रूल्स के तहत भी इसमें कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे एक एग्जांपल बताइए, रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि पूरे अपार्टमेंट में रहता हूँ, मान लीजिए पूरे अपार्टमेंट के सारा आदमी जो है वो कचरा दे रहा है, कचरा वाला आ रहा है रोज बेचारा, सब लोग कचरा दे रहे हैं। एक आदमी है जिसको कि अपने खिड़की से ही फेंकना है इसमें अपार्टमेंट कैंपस में। हम लोग उसको सोशल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर, सारा प्रेशर दे चुके हैं ही, मतलब वो मतलब कोई उसका ये नहीं हो रहा है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। अब समाधान एक ही है कि हम लोग सब लोग मिल के उसको पीटे। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग पे पुलिस मतलब FIR हो जाएगा, अगर एक आदमी को हम लोग मॉब लिंचिंग का केस हो जाएगा। लेकिन वो कचरा फेंक रहा है, उस पर कुछ नहीं होगा। उसका क्या किया जा सकता है? फ्री में आपसे एडवाइस ले लेते हैं। जी सर, पहली बात तो मैं आपको व्यक्तिगत सलाह यह दूंगा कि जो लॉ को अपने हाथ में न लें। दूसरी बात है कि लॉ आपको प्रोवाइड करती है सेफ्टी और सिक्योरिटी। 268 की जैसे पब्लिक न्यूसेंस की हमने चर्चा की, पब्लिक न्यूसेंस जो है सिविल केस भी बन सकता है और क्रिमिनल केस भी बन सकता है। उसमें लॉ क्या है कि दो से अधिक आदमी अगर सिविल कोर्ट में जाके कंप्लेन करता है तो उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, पहली बात। लेकिन अगर आप कंप्लेंट करते हैं 268 IPC में, तो कंप्लेंट पे एक FIR रजिस्टर हो सकता है उसके अगेंस्ट। ऐसा नहीं है, आपके पास है, रेमेडी है। इसमें क्या है कि पुलिस स्टेशन में तो जाने से कुछ होगा नहीं, वो बेचारा तो मर्डर, दंगा, रेप और दुनिया भर का बहुत ही ग्रीवियस क्राइम सब के चक्कर में पड़ा हुआ, वो आएगा ही नहीं कि वो आपके कचरा फेंक रहा है, आप समझिए आपका प्रॉब्लम है। तो सिविल कोर्ट में कंप्लेन करने से नहीं, आप देखिए, इसके लिए क्या होता है कि पुलिस वाला छोटा जो लॉ जो सिस्टम है, उसके लिए कोई भी छोटा ऑफेंस या बड़ा ऑफेंस नहीं है। क्या फर्क है कि क्या ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो कॉग्निजेबल है तो पुलिस को FIR रजिस्टर करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आप कोर्ट कंप्लेंट, वैसे कंप्लेंट केस भी चला सकते हैं, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार कोर्ट उसको जाना पड़े बंद कर देगा। क्योंकि उसको न केवल जेल भेजा जा सकता है, बल्कि उसको कंपनसेशन के लिए भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं। आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह के कष्ट के वो भागीदार हो सकते हैं। तो आप एक कंप्लेंट दीजिए पहले पुलिस में, नहीं सुनती है पुलिस तो आप कोर्ट में एक कंप्लेंट डायल कर दीजिए, और एक बार सम्मन होते ही, या तो पुलिस आके समझाएगी तो मान जाएगा, या एक बार सम्मन होते ही वो फिर छोड़ देंगे। थैंक यू। मैं करता बस ये है कि मैं ये करता हूँ, फिर आपके पास वापस आऊंगा यदि रिजल्ट मिला तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। ठीक है सर। और कोई जिले से? एक तो नीरज तिवारी का बहुत बड़ी समस्या थी। नीरज यदा कदा इस विषय को लेकर चर्चा हम लोगों के बीच में भी करता रहता था। तो चूंकि हम लोग लॉ के एक्सपर्ट थे नहीं, तो हम लोग क्या बोलते थे कि बार देखो यार, समझा बुझा कर ही काम चलता है तो चला लो। महाराज एक लीगल एडवाइस भी मिली, और साथ साथ सर आप लोग मजबूर भी चाहें हुए। तो जी सर, आप लोग क्योंकि सिविल केस अब भी इसमें आप बनता जैसे है, लोग हमारे मित्र दोनों हुए। आप पे भी है। नहीं, क्या नहीं, देखिए, वकील से, पुलिस से और डॉक्टर से, ये तीन लोगों से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा होता है दूसरे अर्थों में। मगर उसकी दोस्ती कभी जी इतनी जी काम आ सकती है, ये आज पहली बार दिख रहा है कि आज पहले बार आपसे हम लोगों का परिचय हो रहा है, और आपने फ्री में एक लीगल एडवाइस दी नीरज तिवारी को, और नीरज तिवारी को वो बिल्कुल सर, भाया आप भी, लोगों को और स्वागत वो है। तैयार भी है कि वो जब भी करेगा। किसी को कोई समस्या हो, आप बेहिचक 10 से 5 के बाद, क्योंकि 10 से 5 मैं कोर्ट में होता हूँ, आज तो मैं हाफ डे लीव पे था, तो 10 से 5 जब हम कोर्ट में होते हैं तो हम फोन उठाते नहीं है। और हमारी सलाह हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगी, कि मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, मैं किसी से पैसा ले ही नहीं सकता। तो हमेशा अरे वाह, हमारा जो तो ये हम हमें लोग के लिए सरकार बड़ा सुखद तनख्वाह हुआ। देती है हमारे काम के लिए। निसंदेह निसंदेह। तो आपकी भावना बहुत अच्छी है इस मामले में, कि अब कभी भी हम लोग कोई तकलीफ होगी तो बेझिझक, माने फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है आपसे हम लोग ज़रूर लेंगे कि आप बताइए मेरे सामने ये परिस्थिति आ गई, अब क्या करूं। तो मेरे ख्याल से कोई ज़िले से कुछ और उनकी कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, या फिर सरकार नंबर
हम लोग शेयर कर देंगे। कुछ व्यक्तिगत समस्या हो तो वो भी आप इनसे फ्री में सलाह ले सकते हैं फ़ोन करके। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ कि आज विकास भाई ने मुझे जब फोन किया तो मैं कोर्ट में ही था, तो मैं जो दिमाग में आया वही मैं आपके सामने चर्चा किया हूँ। कोई ऐसा तैयारी नहीं था मेरा जो इस पे बातचीत करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड टॉक हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना सवाल पूछेंगे उतना ही अच्छा मेरे लिए रहेगा, क्योंकि मैं फिर ना चीजों को ज्यादा ऑर्गेनाइज कर लूंगा। नहीं, सही है कि सवाल तैयारी आप करके जब आदमी लीगल आता से है जुड़ा तो कुछ भी पूछ सकते थे। नहीं, वो तो मैं समझ गया कि आपके पास लॉ का बृहद ज्ञान है, और किसी भी विषय पर अगर हम लोग पूछें तो आपके पास लॉ संबंधी कोई ना कोई आप बात हम लोग को जरूर बताएंगे। मगर क्या है ना कि जब सामने एक बृहद ज्ञानी बैठ जाता है तो समझ में ही नहीं आता कि अब इनसे पूछा क्या जाए, और अपनी समस्याएं भी नहीं सर, ऐसा कुछ लगता है नहीं कि है, दिमाग से आप ही की तरह आती भी नहीं है। है। हाँ, मगर किन्हीं का दिमाग काम कर रहा हो और इच्छा हो कुछ पूछने की तो पूछें। जी। और अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं बाद में किताबें पढ़ के दोस्तों से सलाह करके भी बताने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये है कि हम आपको प्रयास करेंगे कि आपको कोई भी समस्या है तो उसका समाधान करने का, समाधान बताने का। क्योंकि होना, देखिए मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव हुआ है लाइफ का कि जो भी कन्फ्लिक्ट है, बातचीत से जो समाधान है उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। हमने सही कोर्ट में कहा, देखे हैं सही कहा। लोग 10-10 साल से केस लड़ रहे हैं, लेकिन जो बातचीत से समाधान होता है ना, दोनों पार्टियां खुश होती हैं और ये सबसे अच्छा समाधान होता है। लेकिन अगर कोई बातचीत में सब नहीं है तो इसका मतलब, या तो देखिए इसके दो एस्पेक्ट है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। या तो मेंटल इल है हाँ, सामने वाले की, करेक्ट। जैसे जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, पहले ये भी पहचानिए क्या उसको मानसिक कोई बीमारी है। जैसे गंदगी फैलाना भी एक मानसिक बीमारी हो सकता है। और बहुत सफाई, आपने देखा होगा जैसे मेंटल हेल्थ पे भी मैं इधर थोड़ा चीजें देखा हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक ही रूम, मान लीजिए एक फ्लैट है या एक रूम में एक व्यक्ति रह रहा है, एक रूम को दिन में 10 बार साफ कर रहा है। ये भी आइडेंटिफाई कीजिए कि व्यक्ति वो डिप्रेशन में है या कुछ उसको प्रॉब्लम है। क्योंकि अति, हमारा जो सांस्कृतिक वो है ना, वो कहता है कि अति सर्वत्र वर्जते। अति किसी चीज का हो, अगर आप आवश्यकता से ज्यादा अमृत जी पी लीजिएगा तो आदमी की डेथ हो सकती है। यही है, अगर कोई व्यक्ति कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, तो एक सोसाइटी की तरह, मैं आपको एक मैटर बता रहा हूँ। एक हमारे पास एक केस था, उसमें एक कपुल था और उनके मतलब माँ एक तरफ थी और बेटे और पति एक तरफ थे, केस लड़ रहे थे। वो उन दोनों की शादी जो हुई थी 1971 में, दोनों एयर इंडिया में थे, लव मैरिज किए थे। उस कोर्ट में मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरली था नहीं, अचानक किसी की मेरी ड्यूटी लगी और वो केस मेरे सामने आया। मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मदर थी वो मेंटली बीमार थी, और जिस समय उसकी फैमिली को जरूरत यह थी कि उनकी सेवा करे, उनको दिखाए, देखभाल करे, उस समय उसके पति और बेटे उससे लड़ रहे थे। तो जो हमारे कन्फ्लिक्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको केवल एक नजरिया से देखने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला बदमाश है, या आप एक दूसरा नजरिया भी देख सकते हैं कि पता करें कहीं वो बीमार तो नहीं है। हमारे सोसाइटी में थोड़ी सी एक, सही, यह भी एक समस्या है, आपने ध्यान दिया होगा कि हम मानसिक बीमारियों को बीमारी मानते ही नहीं है। और साथ अभी 3 दिन पहले की बात है कि यूपी में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में थी। उसके घर में डॉक्टर से लेके इंजीनियर और सीनियर ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर तक थे, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारे बच्चे, हमारे आसपास के लोगों को अगर हम आज रोज देखते हैं, मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये इसको कुछ प्रॉब्लम मानसिक रूप से चल रही है कि नहीं। और इसको एक्सेप्ट करना भी आज के दिन में जरूरी है। यह देखिए, अब ये मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आप लोग मुझसे सहमत हो या ना हो, मैं इसको नहीं कह सकता। लेकिन ये भी है कि अगर आप ये समझेंगे कि कारण क्या है इस समस्या का, जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा थ्योरी है यही है कि अगर कोई कारण है, महात्मा बुद्ध भी नहीं कहा था कि उसका पीछे कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है, कोई भी एक समस्या है, उसका एक कारण है। तो अगर हम उस पर आइडेंटिफाई कर ले कारण क्या है, कहीं बीमार तो नहीं है, या बीमारी का मतलब मानसिक बीमारी के कई रूप हैं। थोड़ा सा डिप्रेशन के छोटे डिप्रेस
डिप्रेशन और टेंशन के, मैं आपको बता रहा हूं कि टेंशन, एक कहावत है इंग्लिश में कि टेंशन एक ऐसी बीमारी है जो प्रेगनेंसी छोड़ के आपके बॉडी में कुछ भी कॉज कर सकती है। तो व्यक्ति अगर आपके आसपास वाला थोड़ा टेंशन से गुजर रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिए उसका। ये भी उसी स्वच्छता के पार्ट में, स्वास्थ्य के पार्ट में इंक्लूडेड है। आज आपको इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मानसिक बीमारी है तो आपके लिए भी वो बहुत खतरा है, क्योंकि वो किस लेवल पे और कहां तक पहुंच सकता है आप इसको कल्पना नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे आज मतलब सोशल, जब हम सोशल फैब्रिक में है तो इस फैब्रिक में जो भी आसपास हैं जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं है। अभी जो मेंटल हेल्थ एक्ट आया है, मतलब 2018 में आया है, उसको इंप्लीमेंट करने की एजेंसियां नहीं है भारत में। लॉ तो बहुत सब बना लिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई एजेंसी प्रॉपर है ही नहीं। किसी को पता नहीं है कि अगर मान लीजिए कि पुलिस वाला एक सड़क पे है, बेचारा नंग धड़ंग घूम रहा है, मेंटल इल है, उसको कहां ले जाए, किसके पास जमा कराए, या किस एजेंसी को खबर करे, किसी को पता नहीं। तो ये भी एक इसका पार्ट है कि आपको मेंटल जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, और आसपास के लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है। सही कहा आपने कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि समाज में भी इर्द गिर्द नज़र रखें, और कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी बन सके जरूर करें। मैंने सर के संभवतः वो जिले केस से के कहीं से कोई प्रश्न नहीं है। पार्टिकुलर इसलिए कहा कि आप देखिए उस आदमी को एक बार, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि उसके वो ऐसा कर क्यों रहा है। नीरज तिवारी सर ने जो सवाल पूछा था ना, उसी से जुड़ा हुआ था कि आप एक बार उसको ऑब्जर्व कीजिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो हो सकता है कि इस इनपुट से आपको फायदा मिले। देखते हैं, आप तो देखते हैं। बहुत थैंक यू फॉर ये भी एक नजरिया दिया आपने। हाँ, ये एक अनदर एंगल ऑफ थॉट है कि उसका मेंटल बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, बट टू व्हाट एक्सटेंट वी आर एक्सपर्ट इन दैट ऑब्जर्विंग द मेंटल हेल्थ ऑफ ए पर्सन, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि एक आदमी के मेंटल हेल्थ का पर्सपेक्टिव पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। जैसे उनके फैमिली मेंबर कहेंगे कि नहीं, इज कंप्लीटली फिट। मतलब मैं ये नहीं कर रहा अभी हूँ कहीं से अभी आपने एक घटना सुना होगा बुराड़ी में। बुराड़ी एक गांव है दिल्ली में, वहां एक घर में 14 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। एक साथ एक घर में 14 लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो जब ये घटना अखबार में आई थी, उसी दिन मैंने इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमारी थोड़ी ट्रेनिंग है इस रिगार्ड में, तो मैंने लोगों, अपने आसपास के लोगों से कहा कि ये जो है मेंटल इलनेस का है। एक घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों लोग हो सकता है कि सेम मेंटल इलनेस से गुजर रहे हों और आपको समझ में ना आ रहा हो। ये एक नए तरह का वो है कि एक, जैसे साथ में 6 लोग रह रहे हैं, 6 लोग भी उसके ग्रसित हो सकते हैं। जैसे मैं ऐसे कई फैमिली जानता हूं, जैसे वो नाम नहीं बताऊंगा मैं, एक हमारे यहाँ एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही है, उसने एक दूसरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से शादी करी। उसको हमने ध्यान से देखा तो पता चला कि उसके घर में 4-5 लोग हैं, सब मेंटली प्रॉब्लम में है। जैसे आपने देखा हो एक फैमिली में 6-7 लोग हैं, कोई शादी नहीं कर रहा है। ऐसी ऐसी फैमिली, हो सकता है कि छोटे शहरों में इतना ना दिखता हो, लेकिन यहाँ दिल्ली में ऐसे बहुत से फैमिलीज हैं जो पूरी फैमिली की फैमिली शादी नहीं कर रही है। इसका मतलब कोई ना कोई उनको मेंटल प्रॉब्लम है। इस तरह के इंस्टांसेज आ रहे हैं कि ग्रुप में भी मतलब मेंटलनेस, और ये हमने किसी एक्सपर्ट ने कभी बताया था, तो मुझे कभी बैक ऑफ माइंड था मेरे, तो मैंने जब ये प्रॉब्लम आया तो मुझे दिखा नहीं ये हो सकता है। तो कई बार इंफॉर्मेशन आपके पास है, शायद वो टेंशन नहीं लेना चाहता हो इसलिए नहीं करता हो। लाइटर कोर्स में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है नहीं, लेकिन एक साथ मान लिया कि 6 लोग हैं, 6 लोग ही, कुछ तो उनकी सोच एक साथ जा रही है, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक है कि अच्छी है, कोई उसको नहीं कर सकता ना। नहीं, ठीक है, इंडिविजुअल सामाजिक से मान लिया प्रक्रिया का कोई है अगर तो निर्वाहन अलग है, नहीं लेकिन कर रहा है तो कलेक्टिव डिसीजन थोड़ा सा ना। करेक्ट। और इस कक्ष में बैठे हुए किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछें।
संभवतः ये एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि अच्छा स्वच्छता और कानून दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाया जाए और अपने अगर कोई समस्या है तो लॉ के फ्रेम में कैसे बात की जाए। चूँकि यह विषय स्वच्छता से संबंधित है, बाकी कुछ भी और भी लीगल केसेस हो तो ओपिनियन लेने के लिए यह तो सही जगह नहीं है, सही समय नहीं है। आपसे व्यक्तिगत तौर से लोग संपर्क करके आपसे दिशा निर्देश या सलाह लेंगे। बट ये बहुत अच्छा लगा, पहली बार यह समझ में आया कि लॉ में भी स्वच्छता को स्थान दिया गया है और आज नहीं बहुत पहले से, आपने 1800 ईस्वी का जिक्र किया है, उस समय से इन सब चीज़ों का जिक्र था। और आपने एक अच्छी बात कही कि सड़क पे थूकना जो है यह भी कानून के दायरे में आता है, मगर उसकी व्याख्या जो आपने कही कि अगर कोई बीमारी से ग्रसित है और वो थूक रहा है तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है, तब वो कानून के दायरे में आता है। तो ये सब जो माइन्यूट एस्पेक्ट ऑफ द लॉ है वो हम लोग को आज सुनने समझने का मौका मिला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोग को बहुत। थैंक यू सर। मगर क्या ऐसा संभव है कि स्वच्छता से रिलेटेड कानून की जो भी धाराएं हैं, अगर विकास दीक्षित को अगर आप शेयर करें तो हम लोग इसको जरूर अपने यहाँ ऑफिस में हम लोग शेयर करेंगे कि स्वच्छता एक ऐसा विषय है जिसमें करें हम लोग को अच्छा लगेगा। मैं एक टेम्पलेट बना के भेजूंगा विकास भाई को, कोई प्रॉब्लम। हाँ ठीक है सर। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे हम लोग को समय समय पर और भी भविष्य में दिशा निर्देश मिलता रहेगा। और जब कभी भी स्वच्छता पखवाड़ा या स्वच्छता से रिलेटेड कोई भी इवेंट हम लोग करेंगे, डेफिनेटली आपको हम लोग याद करेंगे और कोशिश करें आपकी जरूर उसमें शामिल हों। थैंक यू सर। थैंक यू। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सब लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी दी। धन्यवाद सर। थैंक यू।